तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक तेलुगु हॉरर फिल्म जिसका नाम है राक्षसा, मतलब कि राक्षस। और कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं, ये फिल्म एक ब्रह्म राक्षस पर बेस्ड है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की कहानी राकावरम नाम के गांव की है, जो कि एक श्रापित गांव है। यहाँ पर एक ब्रह्म राक्षस का साया है। ये जो बड़ा सा किला आप देख रहे हो वो इसी में रहता है। हर 100-150 साल में उसको बलि चाहिए होती है, वो भी नर बलि, और गांव वालों को देनी पड़ती है, नहीं तो वो किले से बाहर आकर पूरे गांव को खत्म कर देगा। रिचुअल की जिम्मेदारी यहाँ पर जो पहले राजा था उसके वंशज पर होती है। अब ये रिचुअल 100-150 साल में एक बार होता था, तो हर बार एक नई जनरेशन ये करती थी, जिसकी नॉलेज उनके पुरखों से आने वाली पीढ़ी को पास होती रहती थी, जिस पर ये बस बिलीव करते थे। और जब भी बलि का समय आता था तो कुछ साइंस दिखाई देते थे, जो कि असल में एक तरह की वार्निंग भी होती थी। गांव से मीटियोर का गुजरता हुआ देखना मतलब पहली वार्निंग। उसके बाद मवेशी जानवरों का मारा जाना, उनका कंकाल में बदल जाना, ये दूसरी वार्निंग। और उसके बाद जमीन से एक बड़ा सा पत्थर का निकलना, ये होती थी तीसरी और लास्ट वार्निंग। इसके बाद अगर राक्षस को बलि मिलने में जरा भी देरी हुई तो ये गांव नहीं बचेगा। अपने पुरखों के दिए हुए ज्ञान और इस साइन को देखने के बाद उस समय जो भी राजा होता था वो तुरंत इस रिचुअल को करवाता था। गांव में से एक इंसान को चुना जाता था और उसे किले की तरफ भेज दिया जाता था। जैसे वो इंसान किले के दरवाजे के सामने जाता है, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो इंसान अंदर चला जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर वहां से राक्षस की भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे कि समझ में आ रहा था कि वो राक्षस उस इंसान को मारकर खा रहा है। बस उस आवाज को सुनकर ही गाँव वालों की रूह कांप जाती है। इसी तरह एक बार जब राक्षस को बलि देने का समय आया तो अब एक छोटी बच्ची का चुनाव हुआ। एक आदमी उस बच्ची को टोकरी में लेकर किले के दरवाजे के सामने जाता है। किले का दरवाजा खुलता है और ये टोकरी सहित बच्ची को अंदर छोड़कर वापस आ जाता है। अब किले का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर से राक्षस की वो भयानक आवाज सुनाई देती है। लेकिन उस समय का जो राजा था रुद्र प्रताप, उसको उस बच्ची के लिए बहुत खराब लगा और वो इस प्रथा के खिलाफ हो गया। उसका कहना था कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, कब तक हम उस राक्षस के डर से ये सब करते रहेंगे, किसी को तो इसे रोकना पड़ेगा। राजा ने यहाँ पर तय कर लिया कि उस किले के अंदर घुसकर उस राक्षस को मार गिराएगा। उसके पिता उसको बहुत समझाते हैं कि बेटा जैसे चल रहा है चलने दो, राक्षस को हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो नहीं माना और उसे हराने की प्लानिंग में लग गया। इसी दौरान राजा के लोगों ने उसको बताया कि उन्हें किले में घुसने का एक दूसरा रास्ता मिल गया है। बस फिर क्या था, अब राजा पूरी प्लानिंग के साथ अपनी सेना लेकर उस रास्ते से किले के अंदर घुस जाता है और राक्षस पर अटैक कर देता है। लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आता, सब उस ब्रह्म राक्षस के हाथों मारे जाते हैं। इस घटना के बाद राजा के जो पिता थे वे खास चाबी अपने पोते यानी कि युवराज को सौंप देते हैं और साथ में ये मैसेज देते हैं कि जो गलती उसके पिता ने की वो हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखे और उसे कभी ना दोहराए। इसके बाद कहानी सीधा शिफ्ट होती है 500 साल बाद, जहाँ पर हम वीरू नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अमेरिका से पढ़ाई करके इंडिया आता है और वो अपने गाँव जा रहा था। कौन सा गाँव? वही ब्रह्म राक्षस वाला गाँव। अब जिस बस में वो जा रहा था उसमें ज्यादातर गाँव के ही लोग थे, जिनमें कि उसका बेस्ट फ्रेंड बालू और कुछ जानने वाले लोग भी थे, जैसे कि चारी, जो कि गांव में जोशी का काम करते हैं और वो राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मतलब उनके सभी पूर्वज राजाओं के यहाँ पर जोशी रहे थे। अब वीर उन लोगों से बात कर रहा था और बता रहा था कि वो खास अपनी जीएफ सुकन्या से शादी करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आज ही सुकन्या की शादी थी, वो भी किसी और से। ये लोग उसको बताना भी चाहे लेकिन वो सुन कहाँ रहा था, वो तो बस बोले जा रहा था कि सुकन्या तो ऐसी है, सुकन्या तो वैसी है, मुझसे बहुत प्यार करती है वगैरह वगैरह। इसलिए फिर ये लोग कुछ बोले ही नहीं कि इसको खुद ही पता लगने दो। बस फिर क्या था, जब वो गांव पहुंचा तो खुद ही शादी का बैनर देख लिया, सुकन्या वेड्स महेश, जिससे कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। रही बात सुकन्या की, तो वो तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। फिर जाकर उसे बात किया कि यार ये सब क्या है, तो क्या बोलती है कि इसकी जो दादी है उनकी हालत बहुत नाजुक है, वो कभी भी मर सकती है। अब मरने से पहले उनको अपनी पोती की शादी देखनी है, तो अपनी दादी की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको अभी शादी करनी पड़ रही है। लेकिन फिर ये देखा कि दादी तो ना चली है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो मरने वाली है। जब वीरू इस पर सवाल किया तो ये बोली कि असल में उसके माँ बाप ये शादी करवा रहे हैं, उसका तो मन ही नहीं है, इनफैक्ट वो तो लड़के को देखी भी नहीं है। लेकिन फिर ये देखा कि वो दूल्हा तो अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि सुकन्या तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब ये सुकन्या की तरफ देखता कि ये सब क्या झोल है, जिस पर वो बोलती कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी शादी के बाद। वो कहता कि शादी के बाद? अब ये समझ गया कि सुकन्या ने मेरा काट दिया गंदे वाला। लेकिन ये भाई उसको लेकर बहुत सीरियस था और उसको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। तो ये अपने दोस्त बालू से बोलता है कि भाई प्लीज कुछ कर यार, मैं सुकन्या को खोना नहीं चाहता। जिस पर कि वो उसे सुब्बू नाम की लड़की के पास लेकर गया, जो कि वशीकरण वगैरह करना जानती थी, और ये उस जोशी चारी की ही बेटी थी।
तो सुबह उसे काजल की डिब्बी देकर बोलती है कि ये काजल सुकन्या की कमर पर लगा देना, उसके बाद वो शादी वादी तोड़कर इसके पास वापस लौट आएगी। बस फिर क्या था, वो शादी के फंक्शन में जाता है, तभी उसे पता लगता है कि सुकन्या कुछ औरतों के साथ वहां पर आने वाली है। जैसे ही वो लोग आते हैं ये उनको फॉलो करता है और जहाँ पर वो सब जाते हैं ये वहीं घुस जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो वापस आता है और बालू को बता देता है कि भाई काम हो गया। वैसे यार लाल साड़ी में तो कमाल लग रही थी, लेकिन उसके बाद जब सुकन्या बाहर आई तो ये देखा कि ये तो हरी साड़ी पहन रखी है। तो फिर वो लाल साड़ी वाली कौन थी जिसकी कमर पर मैंने काजल लगा दिया। तभी उसके बाद सुकन्या की माँ बाहर आती है, वो भी लाल साड़ी में, और काजल उनकी कमर पर लगा था। बताओ, वशीकरण करना था लड़की पर और ये कर दिया उसकी मम्मी पर। मतलब अब आंटी उसके पीछे पड़ जाएंगी। लेकिन अच्छा है कि ये काम नहीं करता क्योंकि सुब्बू इसके साथ फ्रॉड की थी। मतलब ये सुकन्या को काजल लगा देता तब भी कुछ नहीं होना था। अब इसकी आंखों के सामने सुकन्या की शादी हो जाती है और ये खड़े खड़े देखता रह जाता है। उस रात वो 2 बजे तक पिया और नशे में बड़बड़ाता हुआ गांव में घूम रहा था कि सब बर्बाद हो गया, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा वगैरह वगैरह। तभी वो जो सुब्बू थी ना वो उसके पास आती है। असल में सुब्बू उसको मनी मन चाहती थी और शायद इसलिए उसने वो नकली टोटका इसको दिया था क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी कि इसका काम हो। अब वो उसको ऐसे देखकर डांटती है कि बस करो, तुम तो ऐसे करे हो जैसे वही एक लड़की थी, अरे तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो ये बोलता कि नहीं, सुकन्या के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिस पर सुब्बू उसको समझाती है कि अरे वो तुम्हारी थी ही नहीं इसलिए किसी और की हो गई, लेकिन तुम्हारे लिए भी कोई है जो सिर्फ तुम्हारी है, जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देगी। लेकिन ये समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। ये कहता कि पी मैंने रखी है और चढ़ तुमको गई है, ये कैसी बातें करी हो तुम अजीब सी। तभी सुब्बू के पिता चारी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ क्या कर रही हो तुम। फिर वो उसको लेकर घर जाने लगे और इसी बीच सुब्बू वीरू को बाय करते हुए कहती है कि अपना ध्यान रखना और वो लेफ्ट वाले रास्ते पर मत जाना। वो उसे इसलिए मना करी थी क्योंकि वो रास्ता उसी राक्षस वाले किले की तरफ जाता है, लेकिन ये ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। इतने में पलटा तो देखा कि सामने एक घूंघट वाली औरत खड़ी थी। तो ये डर गया कि स्त्री आ गई। तो ये बोला कि ओ स्त्री कल आना, लेकिन वो फिर भी नहीं गई। तो फिर यही डर कर भाग गया। लेकिन अब उसके सामने 2 रास्ते दिख रहे थे। ये सोचने लगा कि सुबह क्या बोली थी, लेफ्ट नहीं जाना है या राइट नहीं जाना है। कहता कि वो याद आया राइट नहीं जाना है और फिर वो लेफ्ट में ही चला गया, जहां मना किया था वहीं चला गया और उसी किले के सामने पहुंच गया। तभी उसी वक्त वहां से एक मीटियोर भी गुजरता हुआ दिख गया। मतलब ब्रह्म राक्षस को बलि देने का समय आ गया था, लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं था। ऊपर से पी रखा था और नशे में था और नशे में ब्रह्म राक्षस की मूर्ति से बातें कर रहा था। दूसरी तरफ हम गांव के मुखिया को देखते हैं जो कि राजा का ही वंशज था। वो अपने घर में आराम से बैठा था कि तभी अचानक वहां पर एक अलमारी हिलने लगती है। इसको अजीब लगा। ये अलमारी खोलकर देखा तो उसमें वही चाबी रखी थी जो ग्लो कर रही थी। तब उसे अपने पिता की बात याद आती है जो उसको एक चाबी सौंप कर राक्षस और बलि प्रथा के बारे में सब बताए थे। अब जैसी वो अलमारी बंद करता है तो मिरर में उसके मरे हुए पिता दिखाई देते हैं। ये पीछे पलट कर देखा तो सामने चेयर अपने आप हिल रही थी, मानो कि उसके पिता की आत्मा भी यही बताना चाह रही हो कि बलि का समय आ गया है। उन्होंने ये भी बताया था कि साइन दिखने से पहले कोई भी किले के पास ना जाए, इसलिए कोई भी वहां पर नहीं जाता था। लेकिन वीरू तो दारू पी कर वहां पहुंच गया था, तो अब क्या होगा। तो इसके बाद ये होता है कि अगले दिन ही गांव में हल्ला मच जाता है कि किले के पास कोई लाश पड़ी है। तो सभी वहां पर देखने चले गए। वैसे वो कोई लाश नहीं थी, वो वीरू ही था जो पी पाकर वहां सोया पड़ा था। अब वीरू के ऊपर एक शर्ट का टुकड़ा मिलता है जिसे कि उन लोगों ने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये तो सोमू की शर्ट का टुकड़ा है। सोमू इस गांव का एक आदमी जो 2 दिन से लापता है। अब सबको ये लगता है कि वीरू ने ही सोमू का खून कर दिया है। इसके ऊपर वो किले के पास चला गया था जबकि वहां पर जाना मना था, तो उसने गांव के कस्टम को भी तोड़ा था। इससे भी गांव वाले बहुत गुस्सा थे और वीरू कंफ्यूज था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो सही से कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। पुलिस वाला तो उसको वहीं अरेस्ट करने वाला था, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इसने हमारे गांव के कस्टम को भी तोड़ा है, तो इसका फैसला गांव की पंचायत करेगी। फिर वो सब उसको पकड़ के पंचायत के पास ले गए जहां पर मुखिया के बेटा परशुराम मौजूद था। गांव वाले उसको बताया कि वीरू किले के पास चला गया था, इसने गांव के कस्टम को तोड़ा है। उसके ऊपर सोमू के गायब होने का इल्जाम भी लगा दिया उस पर और ये भी आशंका जताया कि शायद वो उसको मार भी दिया है। ऑफिसर तो ये तक कहता है कि मुझे तो लगता है कि अमेरिका से उसका खून करने ही आया था। तभी इतने में सोमू की पत्नी भी वहां रोते हुए पहुंच गई और वो भी यही कहती कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब ऐसे में वीरू का दिमाग तो नहीं चल रहा था, मतलब अभी उसका दिल टूटा है, वो इससे निकल नहीं पाया है और एकदम से सब उसको घेर लिए, उस पर इल्जाम लगाने लगे। तो उससे ठीक से डिफेंड करना बन ही नहीं रहा था। तभी सुब्बू उसके सपोर्ट में आगे आती है और उसको डिफेंड करते हुए कहती है कि सोमू तो 2 दिन से गायब है
और ये तो कल ही अमेरिका से आया है, तो आप लोग इस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वीरू पे कहता है कि हाँ, इसकी बात में पॉइंट है। लेकिन जो सोमू की पत्नी थी वो कहती कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो अपना पति खो दिया ना, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। अब देखो, वीरू ने ही सोमू का मर्डर किया है ये तो भी सिद्ध नहीं होता, लेकिन वो इससे पूरी तरह बाहर भी नहीं था, क्योंकि उसके पास इस सोमू की शर्ट का टुकड़ा मिला था और वो बता भी नहीं पा रहा था कि उसके पास कैसा आया। तो जब तक सोमू मिल नहीं जाता या ये इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक इंडिया छोड़कर नहीं जा सकता। उसका पासपोर्ट भी ये लोग रख लेते हैं। उसको अब इसी गांव में रहना पड़ेगा और सोमू की पत्नी को रोज 250 रुपए देने पड़ेंगे एज अ सपोर्ट। रही बात गांव के कस्टम को तोड़ने की, तो उसकी तो इसे प्रॉपर सजा मिलती है। उसकी और उसकी फैमिली का बहिष्कार कर दिया जाता है, मतलब कोई भी गांव में उसकी और उसके फैमिली मेंबर की हेल्प नहीं करेगा, ना कोई उन्हें अपना सामान बेचेगा, ना किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसलिए सारे काम उसको खुद ही करने पड़ते हैं। धोबी ओबी भी उसके घर आना बंद कर दिया था। सब्जी लेने जाता है तो सब्जी वाले भी उसको सब्जी नहीं भेजते। ऊपर से उसके घर में बस उसकी एक बूढ़ी दादी थी, उनका भी ध्यान रखना था। और इसके ऊपर वो सोमू की पत्नी रोज उसे 250 रुपए लेने आती थी, जिसका वो दारू पी जाती थी और फिर आकर उसे अनाप शनाप बकती थी। और उस बेचारे को तब तक झेलना पड़ेगा जब तक वो सोमू मिल नहीं जाता। तभी एक दिन सुबह बताती है, गंगायन नाम के एक दद्दू हैं, उन्होंने आखिरी बार सोमू को देखा था, तो उन्हें जरूर कुछ पता होगा। इसके बाद वीरू अब उन्हीं दद्दू के पास जाता है, जो कि दारू के शौकीन थे। तो उन्हें पटाने के लिए वीरू उन्हें दारू की बोतल ऑफर करता है और सोमू के बारे में पूछता है कि लास्ट टाइम उसे कहाँ देखा था। लेकिन वो कहते कि अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा बता दूंगा। अब वीरू रोज दारू की बोतल लेकर उनके पास पहुंच जाता था और सोमू के बारे में पूछता था। लेकिन दत्तू भाई बहुत बदमाश थे, वो उसे बातों में घुमा देते थे, बताते नहीं थे, क्योंकि बता दिया तो फिर दारू मिलना बंद हो जाएगी ना। इन्हीं सब के बीच एक दिन गांव में मवेशी जानवर अजीब तरह से मारे जाते हैं। बॉडी पर खाल भी नहीं बचता, बस कंकाल मिलता है, यानी कि ये दूसरा साइन था। रही बात वीरू की, तो गांव में क्या चल रहा था उससे से लेना देना ही नहीं था, वो तो अपना अलग परेशान था। तो एक बार ऐसे ही वो रात में अकेला बैठा हुआ था, तभी सुब्बू उसके पास आती है और उसे मेंटली सपोर्ट करती है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास अभी दादी हैं, बालू हैं और मैं भी हूँ। और अब इसके बाद सुब्बू मुखिया के फरमान के खिलाफ जाकर चुपके से वीरू की हेल्प करती है, उसको जरूरत का सारा सामान अवेलेबल करवाती है। अब सुब्बू की हेल्प से इसकी काफी सारी परेशानियां कम हो गई थी और समय समय पर सुब्बू इनडायरेक्टली उसको साइन भी देती थी कि वो उसको पसंद करती है, जो कि इसको समझ ही नहीं आता था, लेकिन बालों को समझ आता था। तो वही एक रात उससे बात करता है और उसको बताता है कि सुब्बू असल में उससे प्यार करती है। अब सुकन्या से धोखा खाने के बाद वो वैसे ही लोनली और डिप्रेस चल रहा था और डूबते हुए क्या चाहिए, तिनके का सहारा। लेकिन फिर वो कहता है कि यार ब्रेकअप के तुरंत बाद इतनी जल्दी रिलेशन में आऊंगा तो लोग मुझे जज नहीं करेंगे, क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? बालू कहता है साले बीसी मत कर, ये बता कि तुझे सुबह पसंद है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि छोटी हाइट की वजह से तू उसे रिजेक्ट कर रहा है। वीरू कहता है कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, छोटी है मगर क्यूट है। बालू कहता है मतलब तुझे पसंद है। कुल मिलाकर उसके मन में भी सुब्बू के लिए फीलिंग्स आ गई थी और अब वो यही सोच रहा था कि कल मैं सुब्बू को प्रपोज कर दूंगा। दूसरी तरफ गांव में सब किले के पास पहुंच गए थे, जहां जमीन फाड़कर एक बड़ा सा पत्थर निकलता है और ये थी तीसरी और आखिरी वार्निंग। अब सारे गांव वालों को इसकी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो सब डरे हुए थे और कंफ्यूज थे। बस मुखिया और जोशी को पता था, क्योंकि उनके पास पूर्वजों की लिखी हुई पांडुलिपियां जो थी, जिसमें कि किले और राक्षस की पूरी कहानी लिखी थी कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। तो आज से 2000 साल पहले गांव में एक महामारी फैली थी और उस समय गांव को महामारी से बचाने के लिए राजा ने एक तांत्रिक अनुष्ठान करवा कर ब्रह्म राक्षस का आह्वान किया और उसे डील करी कि वो इस गांव को महामारी से बचाए और बदले में वो जो भी मांगेगा राजा को देना पड़ेगा। बस फिर क्या, ब्रह्म राक्षस ने गांव में फैली हुई महामारी को खत्म कर दिया। गांव फिर से पहले की तरह रिकवर हो गया, लेकिन बदले में उसकी डिमांड भी पूरी करनी थी, जो कि थी नर बलि। लेकिन एक बलि से काम नहीं चलेगा, बल्कि समय समय पर उसको एक नर बलि देनी पड़ेगी जब भी वो मांगेगा। इसके लिए वो 3 संकेत भेजेगा और अगर तीसरे संकेत के बाद बलि में जरा भी देर की तो किले से बाहर निकलकर पूरे गांव को शमशान बना देगा। ये कहानी सुनाने के बाद चारी सबसे कहता है कि गांव को बचाना है तो किसी की बलि तो देनी पड़ेगी। लेकिन ये सुनकर सब गांव वाले पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता था। जिस पर परशुराम सबको चुप करा देता है और स्ट्रिक्टली कहता है कि किसी को ये मंजूर हो या ना हो, लेकिन जिसका भी नाम बलि के लिए चुना जाएगा उसे राक्षस के पास जाना ही होगा। दूसरी तरफ यहाँ वीरू सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तभी वो देखा कि कुछ गांव वाले परेशानी में भागते हुए वहां से गुजर रहे थे। तो ये उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या चल रहा है,
तो वो बोले कि अरे तुम्हें नहीं पता, पूरा गांव किले के पास इकट्ठा हो रहा है, परशुराम वगैरह सब वहीं पर है। तो फिर अब ये भी वहीं पहुंच गया और परशुराम पर गुस्सा करने लगा कि ये क्या बात हुई, उस रात मैं यहाँ पर आया तो मुझे सजा सुना दी, और अब खुद पूरा गांव यहाँ पर है तो इन्हें भी सजा सुनाओ, नहीं तो फिर मैं अपनी सजा नहीं मानूंगा। तभी बालू आकर उसे रोकता कि भाई क्या कर रहा है, रुक जा, मैं तुझे बाद में सब समझाता हूँ। फिर परशुराम उसी चाबी को निकालता है और उसे राक्षस की मूर्ति में घुसा देता है, जो कि उसमें अपने आप समा जाती है। जिसके बाद जमीन का एक हिस्सा खुल जाता है, उसमें लाल कपड़े से लिपटा हुआ कुछ रखा हुआ था। असल में उसमें कुछ पांडुलिपियां थी। वीरू भी वो सब देख रहा था। पूछता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है। तो बालू से बताता है कि इससे पता चलेगा कि किस इंसान की बलि देनी है। वीरू के तो होश उड़ जाते हैं कि क्या बलि, ये सब क्या चल रहा है इस गांव में। इसके बाद गांव के बीच में एक तरह के पिलर को गाड़ दिया जाता है, जिससे कि गांव के चारों तरफ एक घेरा सा बन जाता है, ताकि चुनाव से पहले कोई भी गांव छोड़कर भाग ना पाए। इसके बाद चुनाव का प्रोसेस शुरू होता है। वो सब मिलकर पांडुलिपि में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे थे और गांव वाले सब डरे हुए थे कि पता नहीं किसका नाम आएगा। कुछ लोग तो खिड़की से झांक कर देखने भी आते हैं, जिस पर ये उन्हें भगाकर खिड़की बंद कर देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद सबके सामने आकर वो एक नाम बताते हैं, जिसे सुनकर बालू के तो होश उड़ जाते हैं। अभी वीरू वहां पर नहीं था तो उसको पता नहीं था। तभी बालू बहुत ही परेशान हालत में भागता उसके पास आता है, लेकिन घबराहट में उसे बोले नहीं जा रहा था। वीरू खुद से बोलने लगता कि मुझे पता था कि वो लोग मेरा नाम ही निकालेंगे, सब साले मुझे मारना चाहते हैं। बालू कहता कि नहीं, तेरा नाम नहीं है, गंगा दद्दू का नाम निकला है। जिससे वीरू परेशान हो जाता है कि अरे यार, दद्दू को कुछ हो गया तो सोमू का पता कौन बताएगा और मुझे अपना पासपोर्ट कैसे मिलेगा। नहीं भाई, हमें रिचुअल रोकना होगा। सोमू कहता कि भाई कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेंगे। वीरू कहता कि फिर एक काम करते हैं, दद्दू को कहीं छुपा देते हैं। बालू से मना करता है कि भाई ऐसा कुछ मत कर, गांव के फैसले के खिलाफ मत जा। कहता है कि इनके फैसले की तो ऐसी की तैसी। फिर वो दद्दू के घर पहुंच जाता है और उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो अपना आराम से बैठकर बीड़ी पी रहे थे। वीरू कहता है कि अरे दद्दू, वो सब तुमको लेने आ रहे हैं, चलो जल्दी। अब वो दद्दू को लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोले तो बाहर गांव वाले पहुंच चुके थे। बस फिर क्या था, वो लोग दद्दू को ले जाते हैं और बलि वाली रिचुअल शुरू करते हैं, जिसमें कि वो ब्रह्म राक्षस की बड़ी सी मूर्ति के साथ एक जुलूस निकालते हैं। मूर्ति के साथ ही दद्दू को बांध रखा था और उनके साथ राक्षस के गेटअप में कुछ लोग चल रहे थे, बड़े भयानक लग रहे थे। फिर एक पॉइंट पर आकर वो मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। उसके बाद उसकी पूजा होती है, डांस वांस होता है और फिर उसके बाद वो दद्दू को लेकर आगे चल देते हैं। इन्हीं सब के बीच वीरू सुब्बू से कहता है कि यार इसे रोको, अपने पापा को बोलो बात करो। लेकिन वो कहते कि कोई फायदा नहीं, उसके पापा नहीं सुनने वाले। जिस पर वीरू नाराज होकर चला जाता है। और तभी सुब्बू को याद आता है कि एक बार वो अपने पिता को कहते हुए सुनी थी कि किले में जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, जिसके बारे में उन्हें पांडुलिपि में लिखा है। तो उन्हें स्टडी करने के लिए अब वो तुरंत घर भागती है। इधर दद्दू को पता ही नहीं था कि ये उनको बलि के लिए लेकर जा रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि उनकी शादी करवाने ले जा रहे हैं, इसलिए आराम से वो इतना कोऑपरेट कर रहे थे। वो तो वीरू बहाने से उनके पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि शादी वादी नहीं हो रही है, भाग जाओ यहाँ से, मार देंगे ये लोग। लेकिन बालू मना करता है कि नहीं, बैठ जाओ। अब वीरू बार बार उन्हें खींच कर उठा रहा था और बालू बैठा रहा था, और इसी खींचातानी के दौरान दद्दू चल बसे। सारे लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें। दद्दू तो बलि से पहले निकल गए, तो फिर अब किसी और को भेजना होगा। और ये लोग पहले से ऑल्टरनेटिव नाम निकाल कर रखे हुए थे, और वो नाम था बालू का। और अब रिचुअल के अकॉर्डिंग बालू को वहाँ एक ज्योति बुझानी थी और उसके बाद किले में जाना था। लेकिन बालू इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, वो डर गया था। और वीरू अब इसका खुलकर विरोध करता है, कहता कि बस बहुत हो गया तुम्हारा ये फालतू अंधविश्वास, जब से देख रहा हूँ तुम लोगों का नाटक। और खुद ही वो ज्योति भी बुझा देता है। उसे लग रहा था कि वो सब मेड अप स्टोरीज हैं, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं है। लेकिन तभी किले से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, और तब जाकर वीरू को समझ आता है कि राक्षस रियल है। और क्योंकि वो ज्योति को बुझाया था तो गांव वाले अब उसी को सेक्रीफाइस के लिए भेजने लगते हैं। लेकिन अब वीरू वहां जाने से घबरा रहा था। उसकी दादी और बालू दोनों उसके लिए परेशान थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें रोक रखा था। तभी इतने में सुब्बू वापस आती है। उसे पता लगता है कि दद्दू गुजर गए और अब उनके बदले वीरू की बलि दी जा रही है, जिस पर वो अपने पिता को इसे रोकने को कहती है। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और जबरदस्ती खींच कर अपने साथ घर ले जाते हैं। इधर सब वीरू को पकड़ के ढकेल ढकेल के किले के दरवाजे के सामने ले जाते हैं। जैसे वो दरवाजे के बिल्कुल सामने गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। वीरू के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, वो चुपचाप अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। वीरू अब किले के अंदर था, लेकिन वहां पर कोई भी राक्षस उसे खाने के लिए नहीं आया। उसे पता भी नहीं था कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है।
तो वो ऐसे ही किले में घूम रहा था कि तभी इसी दौरान एक बड़ी सी स्पाइक्ड बॉल उसके सामने आकर गिरती है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। ये तुरंत भागकर वहां से हटता है, नहीं तो वो उसके नीचे आकर कचूमर बन जाता। फिर इसके आगे रास्ते में कुछ स्टैचूज खड़े थे वेपन्स लेकर। वो भी रास्ते में उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीरू उनसे भी बच जाता है और आगे निकल जाता है। इसके बाद वो खुद को एक खंडर टाइप एरिया में पाता है। वहां पर बहुत सारे पिलर्स थे। इसी बीच उसे फील होता है कि कोई वहां पर आ रहा है, जिससे डर कर वो एक पिलर के पीछे छुप गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिविलों को जाकर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिविलों को जाकर। अरे यार, इससे आगे तो मुझे आता ही नहीं, अब क्या करूं। तभी वहां पर एक आदमी आकर उसकी जेब में हाथ डाल देता है। कहता है कि कुछ है नहीं क्या, भूख लगी है। तो ये चिल्ला देता है, राक्षस आ गया। तो आदमी बोलता है कि अरे भाई तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बस कुछ खाने को मांग रहा था। वीरू कहता तो मतलब तुम राक्षस नहीं हो। वो कहता है नहीं भाई, मैं वो नहीं हूँ। वीरू कहता है कि अरे तो फिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो बताता कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, मेरा इस गांव से कोई लेना देना नहीं, मैं तो गलती से यहाँ पर आके फंस गया हूँ। और उसे अपने बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में बताने लगता है, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन तभी इसी बीच वीरू की नजर उसकी शर्ट पर गई, वैसी शर्ट जिसका टुकड़ा उसके ऊपर से मिला था। वो समझ गया कि साला ये तो सोमू है और मेरे सामने फालतू की बीसी कर रहा है। कहता है बड़ी बड़ी हाकना बंद कर, तो कोई बिजनेसमैन नहीं है, तेरी शर्ट ने तुझे पकड़वा दिया, तू साला सोमू है। और उसका कॉलर पकड़ लिया, उस पर गुस्सा करने लगा कि साले तेरी वजह से मेरी बैंड बजी पड़ी है, सब मुझे तेरा कातिल समझ रहे हैं, रोज तेरी पत्नी को मुझे 250 रुपए देने पड़ते हैं। अब बता तुम दोनों पति पत्नी का प्लान क्या है, कौन सा गेम खेल रहे हो दोनों मेरे साथ। तब वो बताता है कि असल में वो दोनों स्मगलर हैं और इसी चक्कर में उस गांव में आए थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि वो जो किला है उसमें खजाना छुपा है, जिससे सबको दूर रखने के लिए गांव वालों ने राक्षस की झूठी कहानी बना रखी है। लेकिन ऐसा पूरी तरह सोमू की पत्नी को लगता था, जबकि सोमू को थोड़ा यकीन था तो डर रहा था कि कहानी सच हुई तो। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती और जबरदस्ती उसे खींच कर किले के पास लेकर जाने लगी। उसी दौरान इसकी शर्ट पेट से लगकर फटी थी और बाद में उसका टुकड़ा उड़कर वीरू के ऊपर आ गया था। खैर उसकी पत्नी काफी टाइम से ये सब प्लानिंग कर रही थी। मुखिया के घर में काम करने के दौरान उसने चुपके से वहां रखी पांडुलिपियां पढ़ ली थी, जिससे कि उसे पता चला था कि किले में घुसने का एक दूसरा रास्ता भी है। लेकिन सोमू को वहां अकेले जाने से डर लग रहा था। कहता कि तुम भी साथ चलो ना, लेकिन वो मना कर देती कि नहीं तुम जाओ अकेले, और उसे पकड़ के जबरदस्ती उस दरवाजे के सामने ले जाकर धक्का मार देती है। अब जैसे ही अंदर गया तो उसे अजीब और डरावनी सी आवाज सुनाई दी, जिससे वो डर गया कि यहाँ तो सच में कुछ है। फिर वो वापस भागने लगा, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि किसी इनविजिबल वॉल ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। वो वहां से बाहर नहीं निकल पाया और तब से वो इस किले में फंसा हुआ है और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, जो कि उसे नहीं मिला। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद की किरण मिली है। वो वीरू को जमीन में एक गड्ढा दिखाता है, जो कि शायद यहाँ से निकलने का रास्ता हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिसे कि वो अकेले नहीं हटा पाया था। अब दोनों ही मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाते। इसी बीच वहां पर एक चमगादड़ उड़ता हुआ आता है, जो कि अचानक से ही जलकर मारा जाता है। इनको समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। फिर ये पीछे पलट कर देखे तो इनके सामने खड़ा था ब्रह्म राक्षस। उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। उसे देखते ही दोनों डर के मारे भागकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ सुब्बू के पिता उसको रूम में बंद कर दिए थे और सुब्बू उनसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, आप तो जानते हैं ना मैं वीरू से प्यार करती हूँ। तो चारी बोलता है पागल हो गए हो क्या, जो उस बेवकूफ के लिए मौत के मुंह में जाना चाहती हो। वो उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने बेटे से कहता है कि वो बेवकूफ तो अब तक मर भी गया होगा, लेकिन वो जिंदा था। अभी वो सोमू के साथ एक अंधेरी गुफा में छुपा हुआ था। तभी सोमू माची जलाता है तो वीरू वहां एक कंकाल को देखकर डर जाता है। सोमू कहता है भाई तू उससे क्यों डर रहा है, ये तो कब का मर चुका है, ये कुछ नहीं करेगा। वीरू कहता है भाई तुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है, लेकिन मैं इन सब का आदी नहीं हूँ, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। फिर वहां से जाने लगे। लेकिन तभी वीरू देखता है कि अरे यहाँ दीवार पर तो कुछ लिखा हुआ है और उसमें किले से बाहर निकलने का तरीका बताया हुआ था, जो कि था कि राक्षस को मार दो तभी किले से निकल पाओगे। आपको याद होगा कि रुद्र प्रताप ही वो अकेला राजा था जो ब्रह्म राक्षस को मारने गया था, लेकिन ऐसे नहीं गया था, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। सबसे पहले वो उसे मारने का तरीका ढूंढ रहा था, जो कि उसे मिल भी गया था। एक तांत्रिक ने उसे 2 खंजर बनाकर दिए थे और कहा कि सुबह होने से पहले अगर इन दोनों खंजर को उसकी बैग पर मार दिया जाए तो उस ब्रह्म राक्षस का अंत हो जाएगा। तांत्रिक ने उन्हें एक खास पाउडर भी दिया था जो उस राक्षस को कुछ समय के लिए कमजोर कर देगा। बस फिर क्या था, पूरी तैयारी के साथ वो अपनी सेना लेकर दूसरे दरवाजे से किले में घुस गया और ब्रह्म राक्षस पर तीरों से अटैक कर दिया, जिसकी नोक पर वो अभिमंत्रित पाउडर लगे थे। लेकिन फिर भी राक्षस उन पर भारी पड़ रहा था।
उसने सभी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन धीरे धीरे उस पर पाउडर का असर भी होना शुरू हो गया था। अब राक्षस को कमजोर देखकर राजा ने मौके का फायदा उठाया और खंजर से उसकी बैक पर अटैक कर दिया, लेकिन वो एक ही खंजर घुसा पाया। दूसरा खंजर घुसाने से पहले ही राक्षस ने उसे दूर फेंक दिया। अब उस अकेले खंजर से राक्षस नहीं मरा, उल्टा उसने और भी भयानक रूप ले लिया। उसका पूरा शरीर जल रहा था। अब उसने एक ही हाथ से राजा को उठा लिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। इस तरह राजा भी मारा गया, लेकिन अभी एक सैनिक जिंदा बच गया था और वो जाकर इसी गुफा में छुप गया था। फिर मौका देखकर वो वापस खंजर लेने गया था ताकि राक्षस को मार सके, लेकिन वो रास्ता बंद हो चुका था। उसे खोलने के लिए दो अलग जगह पर जो लीवर थे उन्हें एक साथ खींचना था, जो कि ऑब्वियसली एक इंसान नहीं कर सकता था, उसके लिए दो लोग चाहिए थे। तो फिर वो निराश होकर वापस आ गया। फिर उसने उस जगह का मैप बनाया, उसे अपने लॉकेट में डाला और यहाँ पर सब कुछ लिख दिया था ताकि फ्यूचर में कोई आने वाला इसकी मदद से राक्षस को मार पाए और यहाँ से एस्केप कर पाए। तो मतलब वो जो कंकाल था वो इसी का था। अब सोमो तो उसका लॉकेट लेकर खोलने भी लग गया था। वीरू कहता कि भाई ये क्या कर रहा है? वो कहता है भाई मैप निकाल रहा हूँ, खंजर ढूंढा है ना राक्षस को मारने के लिए। वीरू कहता कि भाई पागल हो क्या क्या तू? देखा नहीं कि वो कितना खतरनाक है? उससे बचकर तुम यहाँ छुपे हुए हैं। सोमो कहता है कि तो फिर भाई तू ही बता क्या करें। वीरू कहता है भाई यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी होगा, वो ढूंढते हैं। सोमो कहता है भाई 10 दिन से मैं यही ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं मिला अब तक, इसको भी नहीं मिला होगा, यही मरकर कंकाल बन गया, तुझे भी बनना है क्या? राक्षस को मारने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दूसरी तरफ सुब्बू अभी भी किले पर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसके पिता नहीं मान रहे थे। तो अब यहाँ पर सुब्बू का भाई उसकी हेल्प करता है। पहले वो चालाकी से अपने पिता को ही रूम में बंद कर देता है और फिर अपनी बहन को निकाल देता है। तब जाकर सुब्बू भागकर किले के पास जाती है और तभी बालू पता नहीं कहाँ से निकल आता है। सुब्बू कहती तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वो कहता है कि यहाँ से आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही और ना अपने दोस्त को छोड़ के जाने का दिल कर रहा है, इसलिए यहीं अटका हूँ। सुब्बू उसे बताती कि मुझे किले में जाने का दूसरा रास्ता पता है, वहां से चलते हमें किसी भी तरह वीरू को बचाना है। इधर वीरू और सोमो अब गुफा से बाहर निकल गए थे और उस लॉकेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तो ये परेशान हो गए कि अब क्या करें, खंजर कैसे ढूंढे। इसी बीच बालू और सुब्बू भी किले के अंदर आ गए थे और वीरू को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ वीरू और सोमो बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें पायल की आवाज आती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन वो फालतू में ही डर रहे थे, क्योंकि वो कोई भूत नहीं थी बल्कि सुब्बू ही थी। वीरू तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बताओ ये लड़की मेरे लिए यहाँ तक आ गई, ये तो मुझसे सच्चा प्यार करती है। अब ये तो उसे उस रात के अगले दिन ही प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी कांड हो गया, फिर मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब वो तुरंत उसको प्रपोज कर देता है कि आई लव यू सुब्बू, और वो भी उसको बोल देती है लव यू टू। वीरू की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। पीछे सोमू से कहता है कि भाई इसने भी बोल दिया। सुब्बू कहती कि चलो वीरू पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर शादी कर लेंगे। ये फिर सोमू से बोला कि भाई सुना, शादी करने के लिए बोल रही है। तभी पीछे से बालू भी आ गया। वीरू कहता भाई तू भी आ गया, बिल्कुल सही समय पर आया, देख सुब्बू ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन तभी बालू के पीछे से एक दूसरी सुब्बू आती है। ये देखकर वीरू की हालत खराब हो गई। वो कहता कि सुब्बू तुम वहां पर हो, तो ये कौन है जो मेरा हाथ पकड़ी हुई है? और तब उन्हें पता लगा कि वो असल में एक भूत है जो सुब्बू का रूप ले रखी थी और ये उसको प्रपोज कर दिया था। अब वो जोर से चीखता है लेकिन भाग नहीं पाता, क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ रखी थी। तो अब वो सब मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत जोर से उसका हाथ पकड़ रखी थी, जैसे उसे अपने साथ ही लेकर जाएगी। तभी सुब्बू को वहां एक रस्सी दिखाई देती है, जिसे उठाकर वो भूत के सामने डाल देती है और शॉकिंगली वो भूत वीरू को छोड़कर गायब हो जाती है। लेकिन फिर दूसरी पल वो वापस आ जाती है, तो सब वहां से भागते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तब सुब्बू बताती है कि वो भूत असल में एक पिशाची है जो अपने किसी जानने वाले का रूप लेकर आती है और अपने साथ ले जाकर मार देती है। वो रस्सी अभिमंत्रित है तो उसे वो क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए फिलहाल अभी हम उससे सेफ हैं। इसके बाद वो बताती है कि वो अपने घर में रखी सब पांडुलिपि को पढ़कर आई है, जिससे उसको ये पता चला है कि यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है और वो है राक्षस को खत्म करना। और वो दोनों को वो खंजर वाली कहानी भी सुनाने लगती है, जिस पर सोमू कहता है कि अरे हमें वो कहानी पता है, हमारे पास वो मैप वाला लॉकेट भी है जिसमें उस खंजर की लोकेशन है, लेकिन ये लॉकेट खुल ही नहीं रहा। सुब्बू कहती कि अरे ये ऐसे नहीं खुलेगा, देखो इसमें कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, हमें इन्हें सही ऑर्डर में सेट करना होगा तभी ये खुलेगा। वीरू कहता कि ये सिंबल्स तो सन और मून जैसे लग रहे हैं। सुब्बू कहती कि आज सूर्य ग्रहण है तो इसे वैसे ही सेट करके देखो एक बार। फिर वीरू वैसे ही कुछ सीक्वेंस ट्राई करता है और फाइनली वो लॉकेट खुल जाता है। उसके अंदर उन्हें वो मैप भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी दरवाजा बंद था तो उसे भी खोलना था, जिसके लिए 2 लीवर को खींचना था और दोनों लीवर अलग अलग डायरेक्शन पर लगे थे। तो चारों 2-2 की टीम बनाकर अलग अलग जाते हैं
और एक साथ दोनों लीवर को खींच देते हैं। तब जाकर वो दरवाज़ा खुल जाता है और अब वो उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर राजा और राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था। उन सैनिकों के कंकाल आज भी वैसे ही पड़े थे, उनके वो अभिमंत्रित पाउडर लगे हुए तीर भी। कहानी के अकॉर्डिंग वहां पर सब दिख रहा था, बस वो खंजर नहीं दिख रहा था। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेट होकर बालू वीरू पर गुस्सा करने लगा कि साले तेरी वजह से हम भी फंस गए, अब वो राक्षस तेरे साथ हमें भी खा जाएगा। जिस पर वीरू गुस्से में उसे मारने के लिए कुछ उठाता है, लेकिन फिर क्या देखा कि ये तो वही खंजर है। तो तुक्के में ही सही खंजर उन्हें मिल गया। लेकिन अब सवाल यह था कि खंजर राक्षस को मारेगा कौन, और इसके लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। सब एक दूसरे को ही खंजर थमा दे रहे कि भाई तू मार, दूसरा करेगा नहीं भाई तू मार, ये यही करते रह गए। और इतने में राक्षस वहां पर आ गया तो अब ये उसे डरकर भागने लगे, इधर उधर छुप गए। वीरू और सुबू साथ में अलग छुपे थे और बालू और सोमू अलग जगह छुपे थे। अब राक्षस ने उन दोनों को ही ढूंढ लिया और उनकी तरफ ही जा रहा था, और वो अपने बचाव में कुछ कर भी नहीं सकते थे, बस डर रहे थे। तो वीरू एक भाला लेकर उनको बचाने आता है और राक्षस की बैक पर मार देता है, जिससे ऑब्वियसली राक्षस को कुछ नहीं होता। लेकिन अब उसका ध्यान वीरू और सुब्बू की तरफ चला गया और वो उन पर अटैक कर दिया, जिससे दोनों बाल बाल बचते हैं। लेकिन कब तक। इसी बीच सुब्बू का पैर एक जगह पर फंस जाता है, जैसे निकालने के लिए अपने पैरों को बस हिला रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। वीरू भी उसकी मदद नहीं कर सकता तो दूर था, और राक्षस सुब्बू के काफी करीब था। वो उस पर अटैक करने आ रहा था, लेकिन फिर वो अचानक ही रुक जाता है, क्योंकि सुब्बू के पैर हिलाने से पायल की खनक सुनाई दे रही थी, और इसी खनक को सुनकर वो शांत हो गया, जो कि काफी अजीब था। तभी इसी बीच वीरू के हाथों खंजर लग गया। सबने देखा कि राक्षस चुपचाप खड़ा है, तो यही सही मौका है। वीरू खंजर लेकर राक्षस की तरफ दौड़ा, लेकिन वो खंजर का यूज नहीं किया, उसे गिरा दिया। उल्टा जो पहले वाला खंजर लगा था उसको भी निकाल दिया। किसी को भी समझ नहीं आया कि वीरू ने ऐसा क्यों किया। और अब राक्षस दोबारा से उन पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी वीरू अपनी जेब से एक छोटी सी क्यूट सी पायल निकालता है, जो छोटी लड़कियां पहनती हैं, और उसे देखकर वो राक्षस फिर से शांत हो जाता है। और अब हमें इस राक्षस और इस छोटी पायल की कहानी पता चलती है। तो हुआ यह था कि 500 साल पहले जब गांव वाले उस छोटी बच्ची को एज अ सेक्रीफाइस किले में छोड़ आए थे, तो राक्षस ने उसे नहीं मारा था, क्योंकि उस बच्ची की मासूमियत देखकर उसके अंदर की बापता जाग गई थी, और फिर वो अपनी बेटी की ही तरह उसको पाला। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। जब वो 7-8 साल की हुई थी तभी राक्षस ने उसको एक पायल गिफ्ट की थी। राक्षस बिल्कुल एक पिता की तरह उसका ध्यान रखता था, कभी कभी उसे घुमाने भी ले जाता था उसी पिछले दरवाजे से। दोनों ही बाप बेटी बहुत खुश थे। लेकिन तभी रुद्र प्रताप ने किले में अटैक कर दिया, और लड़ाई के बीच गलती से उस बच्ची को भी तीर लग गया और वो मारी गई। उसकी मौत से राक्षस बहुत दुखी हो गया और रोने लगा, और इसी मौके का फायदा उठाकर रुद्र प्रताप ने उसकी बैक पर खंजर मारा था। वैसा ही मौका वीरू को आज मिला था, जब राक्षस उस पायल को देखकर इमोशनल हो गया था। वीरू अटैक करने उसकी तरफ भागा भी था, लेकिन फिर उसे लगा कि ऐसा करना गलत होगा। उल्टा वो जो खंजर पहले लगा था उसको भी निकाल दिया, क्योंकि वीरू का मकसद अब राक्षस को मारना नहीं था, बल्कि उसे पीस दिलवाना था। लेकिन वीरू को ये सब पता कैसे चला था? तो असल में उसने किले में ऐसे बहुत सारे साइन देखे थे, जिससे उसको पता चला था कि यहाँ पर कभी कोई छोटी लड़की रहती थी, और यहाँ सैनिकों के कंकाल के बीच उसे एक छोटा कंकाल दिखा। तो समझ गया कि ये उसी छोटी बच्ची का है, जिसकी पायल वो अपने पास ही रख लिया था। और जब वो देखा कि राक्षस पायल की आवाज से शांत हो गया, तब उसको पूरी कहानी समझ में आ गई कि 500 साल पहले राक्षस ने उस बच्ची को नहीं मारा था, बल्कि उसने इसको पाला था और मन में उसके लिए अफेक्शन रखता था। उस लड़की के रूप में उसे एक तरह का पीस मिल गया था, और शायद अब वो गांव वालों को परेशान भी नहीं करता। लेकिन उसकी मौत के बाद वो अपने पीस को खो दिया, सब कुछ भूल गया और पहले की तरह राक्षस बन गया। लेकिन आज जब उसे उस लड़की की पायल मिली, जिससे उस लड़की की आत्मा बाउंड थी, तब उसे फिर से याद आ गई। फाइनली दोनों को ही पीस मिल गया और दोनों ही मुक्त हो गए। बस फिर क्या था, लास्ट में वो चारों किले से बाहर निकल आते हैं, और अब पूरे गांव को पता चल जाता है कि गांव शापित नहीं रहा, और वो ब्रह्म राक्षस हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी राक्षसा मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।